नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। एक बहुत बढ़िया खबर है आप सबके लिए। 100 साल बाद एक पक्षी दिखा है। पक्षी कैसा है? हरा है और नीला है। क्या खबर है? आपके कितनी काम की है, सब कुछ बहुत अच्छे से समझते हैं। जी हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये आधा मादा है और आधा नर है। तो इसको बड़े विस्तार से समझते हैं कि आखिर क्या है माजरा पूरा। तो सब कुछ आइए जानते हैं इस खबर के अंदर क्या है। एक्सट्रीमली रेयर बर्ड, हाफ फीमेल हाफ मेल, हनी क्रीपर। नाम क्या है? हनी क्रीपर। किस परिवार से आता है, ये सब कुछ बहुत अच्छे से समझेंगे। आईयूसीएन का स्टेटस क्या है, इस बारे में हम लोग जानेंगे और विस्तार से इसको समझेंगे। तो आइए बिल्कुल आराम से मैं आपको बताता हूं एक एक चीज डिटेल में। तो साथियों, सबसे पहले खबर क्या है, जैसे कि हम लोगों का नियम है कि सबसे पहले खबर क्या है इसको समझते हैं। तो खबर, ये पक्षी आपको प्यारा सा, सुंदर सा, क्यूट सा दिख रहा होगा। जी हाँ बिल्कुल, एक तरफ आपको हरा दिख रहा है और दूसरी तरफ नीला दिख रहा है। नीला यानी कि मेल का प्रतीक है और हरा इस पक्षी को फीमेल का प्रतीक है, फीमेल है। तो यहां पर दोनों के दोनों फीचर्स आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। तो कि आधा फीमेल और आधा मेल हनी क्रीपर आपको यहां पर देखने के लिए मिल रहा है। जी हां, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, सब कुछ बहुत अच्छे से जानेंगे। तो खबर आपको समझ में आ गई है कि कोलंबिया में क्या हुआ कि कोलंबिया में एक जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है, उस फोटोग्राफर ने जाके फोटो खींची और एक उन्हें रेयरेस्ट स्पीसीज दिख गई जो करीबन 100 साल, कितने साल पहले? 100 साल पहले दिखी थी। 100 साल पहले ये पक्षी दिखा था और अब जाके ये पक्षी दोबारा दिखा है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण खबर हो जाती है आपके पेपर से पॉइंट ऑफ व्यू से और जर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जैसे कि देखिए, हमारी बायोडाइवर्सिटी तो वैसे ही एक विनाश की ओर जा रही है, उस बीच में ऐसी खबर आना एक आरामदायक खबर होती है कि कोई एक्सटिंक्ट हुआ पक्षी, जिसको हमने एक्सटिंक्ट मान लिया है, वो पक्षी हमें दोबारा दिख जाए तो एक बड़ी अच्छी बात है। तो जिसके आधे मादा और आधे नीले होने का एक म्यूटेंट है, एक तरीके से आप इसे क्या बोल सकते हैं, म्यूटेंट बोल सकते हैं। म्यूटेंट क्या होता है कि उसमें नर के भी लक्षण हैं और मादा के भी लक्षण हैं। तो एक रेयर स्पीसीज आपको देखने के लिए मिल रही है। इसका नाम क्या है? तो क्लोरोफेंस स्पिजा। क्या नाम है इसका साइंटिफिक? तो आइए जरा सा समझते हैं। तो यहां पर यह किस परिवार से आती है, सबसे पहले ये देखिए। अगर आपसे पूछे कि ग्रीन हनी क्रीपर पक्षी ये किस परिवार से आता है, तो थोरोपिडे परिवार से ये आता है। और टेंजर ये एक बहुत ही आकर्षक छोटी प्रजाति है। जी हाँ बिल्कुल। इसके अलावा इसका साइंटिफिक नेम आपसे पूछ लिया जाए तो क्लोरोफेंसी स्पिजा आपका इसका साइंटिफिक नेम हो जाता है। याद रखिएगा। तो साइंटिफिक नेम क्या है अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये रहा आपका साइंटिफिक नेम। इसे बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। हाँ, ये वही पक्षी है जिसकी तस्वीर आप अभी मेरे साथ देख रहे थे। तो ये खबरों में बना हुआ है, तो इसका नाम आपको जरूर याद रखना है। तो ये बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण हो जाता है। हनी क्रीपर फीमेल आप हरे रंग का होता है, ये हरे रंग का पक्षी आपको दिख रहा है। हनी क्रीपर मेल आपको नीले रंग का दिख रहा है। लेकिन दोनों की म्यूटेंट प्रजाति हमको अभी देखने के लिए मिली है, उसकी तस्वीर सार्वजनिक हुई। जी हाँ, उसकी तस्वीर सार्वजनिक हुई और हनी क्रीपर जो फीमेल है ये आपको हरा रंग का और हनी क्रीपर जो मेल है ये आपको, जी हाँ प्यारे बच्चों, नीले रंग का देखने के लिए मिल रहा है। इसके बाद मैं बात करता हूं तो 100 साल बाद दिखी म्यूटेंट हनी क्रीपर। तो म्यूटेंट हनी क्रीपर कुछ इस प्रकार की थी। म्यूटेंट हनी क्रीपर किस प्रकार की थी, तो ये तस्वीर आप बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं साथियों। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं आईयूसीएन स्टेटस के, तो आईयूसीएन की कैटेगरी में जो रेड डाटा लिस्ट जारी होती है उसमें इसको किस कैटेगरी में रखा गया है, तो आईयूसीएन की डाटा लिस्ट में इसे लीस्ट कंसर्न यानी एलसी की कैटेगरी में रखा गया है। लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में रखा गया है, यह बात आपको जरूर ध्यान रखना है। फैमिली किस फैमिली से आती है, तो ये टेंजर्स फैमिली से आती है। थोरोपिडे टेंजर्स फैमिली से ये आता है। साइंटिफिक नेम मैंने आपको बता दिया साथियों। साइंटिफिक नेम आपको जरूर ध्यान रखना है, क्लोरोफेंस स्पिजा। फैमिली क्या है, ये दो महत्वपूर्ण बातें जरूर ध्यान रखना है। टेंजर्स थोरोपिडे। जी हाँ, रेड डाटा लिस्ट में आईयूसीएन स्टेटस क्या है, लीस्ट कंसर्न का है। तो आइए जरा सा, जब आईयूसीएन के बारे में बात कर रहे हैं तो आईयूसीएन स्टेटस में जो कैटेगरीज होती हैं, आपने पढ़ा होगा एक्सटिंक्ट कैटेगरी, आपने वर्नेबल कैटेगरी पढ़ी होगी, लीस्ट कंसर्न पढ़ी होगी, नॉट एवेल्युएटेड कैटेगरी पढ़ी होगी। इन सारी कैटेगरीज को बड़े आराम से समझ लेते हैं कि आईयूसीएन जो रेड डाटा लिस्ट जारी करता है उसके अंदर ये जो कैटेगरीज है जिसके तहत हम ये माप पाते हैं कि कौन सी प्रजाति एक्सटेंट हो चुकी है और कौन सी प्रजाति अभी एक्सटेंट होने की कगार पे है, यानी विलुप्त हो चुकी है और कौन सी प्रजाति विलुप्त होने के
कगार पे है, इसको बड़े आराम से समझ लेते हैं साथियों। तो आइए देखते हैं। नॉट एवेल्युएटेड यानी एनी की मैं जब बात करता हूं, एनी कैटेगरी की बात करता हूं, तो प्यारे बच्चे ये जो एनी कैटेगरी है, इस एनी कैटेगरी का मतलब क्या है, ये इसका जो आपके पास डाटा है ना, ये डाटा मौजूद नहीं है, ये नॉट इवेल्युएटेड है, इसका कोई भी डाटा व्हेन इट हैज नॉट एट बीन एवेल्युएटेड अगेंस्ट द क्राइटेरिया, जो हमारा क्राइटेरिया हमने बनाया है उस क्राइटेरिया के हिसाब से उन पक्षियों का डाटा अभी हमारे पास मौजूद नहीं है। तो कुछ कैटेगरीज, इस कैटेगरी में भी कुछ पक्षी आते हैं हमारे, कुछ जीव जंतु आते हैं, कुछ आपका एक्सटेंट, EX, एक्सटेंट का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चे, एक्सटेंट का मतलब होता है विलुप्त, जो प्रजाति आपकी विलुप्त हो चुकी है, जो प्रजाति विलुप्त हो चुकी हैं, विलुप्त हो चुकी हैं, जो प्रजाति विलुप्त हो चुकी हैं, वो प्यारे बच्चे किस में रखते हैं हम लोग, एक्सटेंट की कैटेगरी में रखते हैं। यानी कि यहां पे जैसे एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए मानिए तो जैसे एटलस भालू हो गया, एटलस भालू हो गया, एटलस भालू विलुप्त हो चुका है। इसी के अलावा अगर बात करें जो आपका कैप्सियन, कैप्सियन टाइगर हो गया, कैप्सियन टाइगर, ये सारी प्रजाति जो है विलुप्त हो चुकी हैं। यानी कि अब इस धरती पर उनका नामो निशान नहीं बचा। जी हाँ, जो उनकी आखिरी उत्पन्न करने वाली प्रजाति थी वो भी समाप्त हो चुकी हैं। जी हाँ, उनके पूर्वज भी समाप्त हो चुकी हैं और अब वह शायद एक दो हैं, उनकी पूर्व प्रजाति खत्म हो चुकी है, तो वो एक्सटेंट की कैटेगरी आती है। इसके अलावा और कौन कौन सी कैटेगरी आती है, जल्दी जल्दी देख लीजिए फटाफट। एक आपकी क्रिटिकली इंडेंजर्ड एक कैटेगरी आती है, जिसमें तीन पीढ़ियां, जैसे कोई प्रजाति है उसकी तीन पीढ़ियों में 80% की कमी आई हो, 80% की कमी आई हो, वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आती है। याद रखिएगा, जैसे आपका अराकन वन कछुआ हो गया, अमूर तेंदुआ हो गया, ये सब आपका क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। इंडेंजर्ड की बात करते हैं तो इंडेंजर्ड में जो पर्यावरण वगैरह के प्रभाव से, बदलने से, जो एटमॉस्फेरिक चेंज हुए हैं उनके कारण जो प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, उनको आप लोग इंडेंजर्ड कैटेगरी में आप लोग डाल देते हैं। इसके बाद वर्नेबल, जी हाँ बिल्कुल, वर्नेबल में जंगल में ही विलुप्त होने के, जंगल है उस जंगल से, जंगल के विनाश के कारण, डिफॉरेस्टेशन के कारण जो एक्सटेंशन की कगार पे खड़े हैं, जो वर्नेबल हैं, जो दयनीय स्थिति में आ गई हैं प्रजातियां, उसको आप लोग वर्नेबल कैटेगरी में डाल देते हैं। नियर थ्रेटेंड, जो अभी खतरे के नजदीक हैं, उनको नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में, एंटी कैटेगरी में डाल देते हैं। लीस्ट कंसर्न, यानी कि जो अभी क्रिटिकल, इंडेंजर्ड, वर्नेबल और नियर थ्रेटेंड में नहीं क्वालिफाई करते, उनको आप लोग लीस्ट कंसर्न में डाल देते हो। यानी कि अब अगर थोड़ा सा और इनके ऊपर प्रभाव पड़ा तो वे कैटेगरी क्या, वो कहां पर पहुंच जाएंगे, वे आपका क्रिटिकली इंडेंजर्ड, वर्नेबल और नियर थ्रेटेंड में पहुंच जाएंगे। तो यानी ये सारी चीजों में पहुंच जाएंगे। लीस्ट कंसर्न की बात थी, तो प्यारे बच्चे ये बात समझ लीजिए कि हमारी जो अभी का जो पक्षी है, ये पक्षी किस कैटेगरी में आ रहा है, तो लीस्ट कंसर्न में। तो अगर इसको इसी तरीके से इस पर प्रभाव पड़ता रहा, प्राकृतिक दुष्प्रभाव पड़ते रहे, तो वो दिन दूर नहीं जब ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड, वर्नेबल या नियर थ्रेटन में पहुंच जाएगा साथियों। तो कुल मिला के ये खबर आपको कैसी लगी, आशा करता हूं कि बढ़िया लगी होगी। तो बिल्कुल साथियों जुड़े रहिए बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से। बिल्कुल मुलाकात होगी आपसे एक और ऐसी बहुत ही शानदार वीडियो के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।